हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियन एफएफ सेकंड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था वांग जी जो है वो अपनी बाइक रेसिंग कर रहा था, बट उसी दौरान उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर वांग जी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसके बाद वांग जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बस हॉस्पिटल जाने के बाद वांग जी का ऑपरेशन किया जाता है और वहाँ पर लगभग उन्हें 4 घंटे ऑपरेशन करने के बाद वांग जी की फैमिली को बताया जाता है कि वांग जी की जो लोअर बॉडी है वो अब काम करना बंद कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब वांग जी कभी भी जो है ना वो चल फिर नहीं पाएगा। और ये सुनने के बाद पूरी फैमिली सदमे में जा चुकी थी, क्योंकि वांग जी ही एक इकलौता अल्फा था उनकी फैमिली में जो पूरे फैमिली को संभालने वाला था। बट अगर वो ही ऐसे मतलब लाचार हो जाएगा तो फिर उसके बाद फैमिली का क्या होगा? पूरी फैमिली सदमे में आ चुकी थी। वहीं वी जिंग जो था वो अपने घर पर था और टीवी पर वो भी रेसिंग देख रहा था। बट सडनली उसे ये न्यूज़ मिलती है कि जो वांग जी है, यानी कि जो बाइक रेसर है 85 नंबर वाला, वो पूरी तरह से इंजर्ड हो गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी तक उनका ऑपरेशन चल रहा है। ये सुनने के बाद वियिंग को बहुत ही मतलब एकदम शॉक लगा था और जो वेइंग था वो अपने काम को कर रहा था, यानी कि वहाँ पर कुछ फ्लावर वाज वगैरह उन्हें साफ़ कर रहा था और साथ में टीवी देख रहा था। बट जैसे वो न्यूज़ सुनता है उसे इतना शॉक लगता है कि वेइंग के हाथों से जो फ्लावर पोस्ट नीचे गिर जाता है। एंड उसके बाद जो तुरंत ही मैडम यू थी वो देखती हैं, क्योंकि वो आ रही थी कुछ जूस वगैरह लेके अपने दोनों बच्चों के लिए। एंड जैसे वो ये देखती हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। वो बोलते, तुम मनुष्य कहीं के, तुमने फिर से मेरा नुकसान कर दिया। हाँ, तुम नुकसान करने पर लगे रहते हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं आज। तभी हम देखते हैं जो शुयांग था वो देखता है इस चीज़ को कि एक्सीडेंट किसका हुआ है? वांग जी का। वो बोलता है मुझे जाना होगा। ओह माय गॉड, वांग जी, उसका एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना होगा इस वक्त। मैडम लहन कितनी परेशान होंगी। एंड अंकल, हाँ वो बोलता है मुझे जाना होगा और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है उन्हें बाय बोल के। इसके बाद मैडम यू वियिंग को बहुत सुनाती हैं, बट वियिंग कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जिस बाइक रेसर को वो इतना पसंद करता है एज अ आइडल, उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वियिंग को बहुत पसंद था बाइक रेसिंग करना। और ये देखकर उसे उसे बहुत बुरा लगता है, एकदम जैसे वो सदमे में ही आ जाता है। उसका दिमाग ख़राब हो गया था बहुत बुरी तरह से। ये सब देखने के बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। जो वियिंग था वो बोलता, सॉरी मैं साफ़ कर देता हूँ। मैडम क्यों बोलती कि साफ़ कर दोगे? हाँ, साफ़ क्या कर दोगे तुम? इसको पे कौन करेगा? तुम्हें पता है ये कितने महंगा था? ये मेरे लिए एंटिक पीस था, बट तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हें इसकी पनिशमेंट दोगी, आज तुम कुछ नहीं खाओगे। वीजिंग सर नीचे झुका कर बोलता है, मैं वो बोलती है शट अप, निकलो यहाँ से। और ये सुनने के बाद वीजिंग चुपचाप करके वहाँ से अपना सर नीचे किए हुए चला जाता है। वहीं हम देखते हैं लैन फैमिली को। लैन फैमिली हॉस्पिटल में थी और सब सदमे में जा चुके थे ये सब हो जाने के बाद, क्योंकि उनका जवान बेटा इस तरह से बाइक रेसिंग में घायल हो गया। पूरी फैमिली सदमे में आ चुकी थी। वांग जी को पूरे 2 घंटे के बाद होश आता है और 2 घंटे के बाद होश आने के बाद उसकी पूरी फैमिली बाहर खड़ी हुई थी और वांग जी बस लेटा हुआ था। उसकी बॉडी में उसे मतलब अपर बॉडी में दर्द हो रहा था, बैंडेज लगी हुई थी सर पर भी एंड हाथों पर भी, एंड हाथों में भी प्लास्टर लगाया गया था। बट वांग जी को अपनी लोअर बॉडी में कुछ फील नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर देखता है और बोलता है कि ओह मिस लैन, आपको होश आ गया। इसके बाद डॉक्टर आता है एंड वांग जी को चेक करने लगता है। वांग जी चुपचाप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर डॉक्टर वांग जी को चेक करने के बाद वो बोलता है मैं आपकी फैमिली को अंदर भेजता हूँ। और फिर वो बाहर जाते हैं, देखते हैं उनकी फैमिली को। और फैमिली जैसे ही देखती है वांग जी के डैड आते हैं और बोलते हैं मेरा बेटा कैसा है?" ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि जैसा हमने आपसे कहा था कि वांग जी की लोअर बॉडी काम नहीं कर रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी लोअर बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और उसके बाद उसकी मेंटल हालत क्या होगी वो संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान लाचार हो जाता है ऐसी कंडीशन में और संभल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो बोलते हैं मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर अपने बच्चे के लिए बुलाना चाहता हूँ, मुझे मेरा बेटा ठीक चाहिए। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर था वो बोलता है देखिए, हम इलाज करने को कर सकते हैं, बट वो कब तक ठीक होंगी हमें भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है उन्हें, उनकी ये हालत बहुत बुरी है और उनका ठीक होना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट ही। ये सुनने के बाद वो बोलते नहीं, मैं मेरे बच्चे को ठीक करवा के रहूँगा, चाहे मुझे कितने भी डॉक्टर्स को क्यों ना बुलाना पड़ जाए। और यही बोलकर वो अंदर चले जाते हैं। वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि प्लीज़ अभी शायद वो पैनिक करें, हमने उन्हें नहीं बताया है, बट मुझे लगता है वो बहुत बुरी तरह से पैनिक करेंगे। बट आपको सँभालना होगा, प्लीज़ आप उन्हें सँभालिएगा, अभी उनकी मेंटल हालत भी ख़राब हो सकती है। आपको उन्हें पेशेंटली ट्रीट करना होगा। इसके बाद वो बोलता है कि हाँ, हाँ, हम करेंगे। इसके बाद जो लैन किरण थे वो अंदर जाते हैं एंड देखते हैं तो अभी वांगजी लेटा हुआ था एंड वो
अपनी बॉडी को थोड़ा-सा मूव करना चाह रहा था, बट उसे हो नहीं रहा था। वो देखता है और फिर लायन के अंदर आते और बोलते हैं, "बेटा तो तुम ठीक हो?" वांग जी देखता है और बोलता है, "डैड मेरी मेरी बॉडी क्या हो रहा है मुझे? मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है।" ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, "तो तुम ठीक हो जाओगे बच्चा, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर को बुलाऊँगा।" वांग जी बोलता है, "मेरी लोअर बॉडी काम नहीं कर रही है। मुझसे हिला नहीं जा रहा, मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं कि क्या हुआ है मुझे?" ये सुनने के बाद जो लायन किरण थी वो अपना सर नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं, माफ़ करना बेटा।" वो तभी उसकी मॉम भी अंदर आती है एंड वो वांग जी को देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू था। उन्हें उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वो कैसे बताएं वांग जी को कि अब वो बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। वांग जी एकदम से वो कुछ रिमेम्बर करता है और बोला, डैड क्या हुआ मुझे 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 बताएंगे? ये सुनने के बाद लायन किरण अपना सर नीचे करते हैं और बोलते हैं, बेटा वो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं एंड अभी पता चला है कि तुम शायद ही अब चल पाओगे। तुम्हारे पैर पूरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और तुम्हारी लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ये सुनते ही वांग जी देखता है, व्हाट? और फिर वहाँ पर एंट्री होती है शाओली की एंड शाओली को जैसे ही वांग जी देखता है उसे वो सारी चीज़ें याद आती हैं और वो सब याद करने के बाद वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी बिल्कुल बेबस हो चुका था, उसके हाथ में करने के लिए कुछ नहीं था। इसके बाद वांग जी को पूरे 5 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता है एंड 5 दिन के बाद वांग जी की जो और इंजरीज थी वो कहीं ना कहीं हील हो चुकी थी, बट वांग जी अपने अदर काम को नहीं कर पा रहा था और बहुत बुरी उसकी हालत थी। वो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं कर रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था हर एक चीज़ पर। वांग जी अपने रूम में था और बैठा हुआ था, तभी वांग जी के डोर के बाहर नॉक होता है और ये देखने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है, कम इन। तभी वांग जी की मॉम अंदर आती है और बोलती है, बेटा तुम ठीक हो? वांग जी बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों मुझे क्या होना था? तो वो बोलती हैं कि नहीं कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही वो मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि वो। तो वांग जी बोलता है, क्या बताना चाहती हैं बताइए मुझे। तो वो बोलती हैं कि बेटा मुझे ये बताना होगा, आई मीन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो शावली है वो अब यहाँ नहीं रहेगी। मेरा मतलब है कि वो जा चुकी है हमारा घर छोड़कर और हमें पता चला कि उसने 2 दिन पहले ही शादी कर ली है सोंगलैन से और वो हमारा घर छोड़ कर जा चुकी है। और वो बोल रही थी कि वो बहुत दुखी है और वो दुखी है इसीलिए वो चली गई यहाँ से। उसने कहा कि उस शायद उसी की वजह से तुम्हारी ये हालत है और अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो जा चुकी है यहाँ से। ये सुनने के बाद वांग जी एकदम चुप हो जाता है। ये देखने के बाद वो बोलती, बेटा तुम? वांग जी बोलता है, मैं ठीक हूँ, अब जाइए यहाँ से। और ये बोलकर वो वांग जी अपनी मॉम को देखता है। मैडम जो लैन थी वो वहाँ से चली जाती है, वो बाहर आती है एंड लैन करन देखते हैं और बोलते क्या हुआ, उसने कुछ कहा या नहीं? बट मैडम लैन बोलती नहीं उन्होंने, मतलब बट उन्होंने कुछ कहा या नहीं या कुछ रिएक्ट किया? तो मैडम लैन बोलती नहीं उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो चुप हो गया। उसे कितना बड़ा सदमा लगा होगा। हम सब जानते हैं कि वांग जी शाओली को पसंद करता था और वो ऐसे चली गई, मुझे पता नहीं था कि वो भी उसे अपना मतलब कुछ नहीं मानती है, उसे सिर्फ गगर की तरह मानती है। हमें शायद कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे, हमने ही शाओली की फीलिंग्स को नहीं समझा। बट कोई बात नहीं, अगर वो बच्ची वांग जी से प्यार नहीं करती थी तो इट्स ओके, उसे हक था पूरा अपनी मर्जी से शादी करने का और उसने वो किया है, कोई बात नहीं। हम वांग जी के लिए इससे भी बढ़िया। तभी मैडम लैन बोलती व्हाट, आपको लगता है हमारे बेटे की ये हालत होने के बाद उसे कोई अपनाएगा? कौन ऐसे अल्फा को अपनाएगा जो इस तरह से इंजर्ड है? हाँ बताइए मुझे, कौन अपनाएगा? ये सब सुनने के बाद लान करण आई मीन जो मिस्टर लान थे वो चुप पड़ जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। हम देखते हैं यहाँ से लगभग 15 दिन के बाद का सीन। वीजिंग घर में था एंड वो चुपचाप था, वीजिंग कुछ नहीं कर रहा था। तभी शुयांग वहाँ पर आता है एंड वो देखता है, बोलता जियांग चेंग जैसे देखता है वो बोलता, ओह शुयांग तुम कैसे हो? शुयांग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम बताओ। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुयांग बोलता, आओ बैठो, एंड वो सोफे पर बैठ जाते हैं। जियांग चेंग चिल्लाते हुए बोलता, वीजिंग जूस लेकर आओ, शुयांग आए गगा तुम्हारे। ये सुनने के बाद वीजिंग जो किचन में था वो कुछ काम कर रहा था, जैसे उसे ये पता चलता है शुयांग आया है, वीजिंग खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ हाँ पाओ वो आ गया। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वीजिंग जाता है एंड जूस बनाता है शुयांग के लिए। वीजिंग जूस बनाकर शुयांग के लिए लेकर आता है और बोलता, गगा जूस। शुयांग देखता है और तुम क्या बात है वीजिंग, आज तो बहुत स्माइल कर रहे हो तुम। वीजिंग बोलता, बस ऐसे ही गगा, एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। जियांग चेंग भी जूस का ग्लास लेता है एंड शुयांग भी। इसके बाद जो जियांग चेंग था बोलता है, जाओ वीजिंग ठीक है। वीजिंग बोलता, हाँ। तो शुयांग बोलता, अरे कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी ऐसे ही नॉर्मली, बैठ जाओ तुम भी यहीं पर। वीजिंग बोलता, हाँ, एंड वो भी बैठ जाता है वहाँ पर। इसके बाद जो शुयांग था वो बोलता है, जियांग चेंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जियांग चेंग बोलता है, वैसे वांग जी कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना? जियांग चेंग के पूछने पर शुयांग बताता है कि यार उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है और
सच में यार बहुत बुरी तरह से मैंने आंटी से बात की एंड मैं उनकी फैमिली में भी गया था। सब लोग बहुत दुखी थे वांग जी की मतलब इस हालत की वजह से। अब हम क्या कर सकते हैं यार, उनकी ये हालत सच में अब किसी को भी बुरा लगेगा ना। उनका अल्फा बेटा ऐसे अचानक से हो जाएगा पैरालाइज, तो जैंग चैंग बोलता है कि हाँ मुझे भी पता चला एंड मैं भी बहुत सैड हूँ यार उसके लिए, सच में बहुत बुरा हुआ। तो वो बोलता है कि हाँ अब ये छोड़ो, मुझे ये बताओ जैंग चैंग, तुम एंगेजमेंट कब करने वाले हो यार, तुम्हें पता है ना मैं जाने वाला हूँ। एंड ये बोलकर वो बोलता है तुम जल्दी करो यार, तुम्हें पता है ना। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ क्या क्या कहा आपने। शू यांग बोलता है मैंने कहा जैंग चैंग वेडिंग जल्दी आई मीन एंगेजमेंट जल्दी कर लो। वीजिंग बोलता है नहीं, आपने कहा कि आप कहीं जाने वाले हैं। शू यांग बोलता है कि हाँ वीजिंग मैं जाने वाला हूँ। एक्चुअली वो क्या है कि मुझे मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, इसके लिए मुझे अब्रॉड जाना होगा। मैं वहीं पे आगे की स्टडी करूँगा और बिज़नेस की चीज़ें सीखूँगा। मुझे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, अपनी फैमिली बिज़नेस को संभालने के लिए मुझे जाना ही होगा। ये सुनने के बाद वियिंग बोलता हाँ आप जा रहे हो। शू यांग बोलता हाँ जा रहा हूँ, बस आई थिंक 5 डेज़ के बाद या कुछ दिनों के बाद। फैमिली से बात नहीं की है बट जैसे ही कर लूँगा चला जाऊँगा। वियिंग बोलता हाँ। वियिंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वी जिंग शूयांग को प्यार करता है और अभी तक उसने अपना लव भी कन्फेस नहीं किया। बट अब जब उसे ये पता चला है कि शूयांग जा रहा है तो वी जिंग एकदम से फ्रीज हो जाता है। वो शूयांग को देख रहा था। वी जिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और वो किचन में आता है और बोलता है हाँ वो चला जाएगा, ऐसे कैसे, हाँ ये वो बहुत गलत है, वो चला जाएगा। मैंने उन्हें बताया नहीं, मैंने उन्हें कितना पसंद करता हूँ, अगर वो चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं मुझे मुझे उन्हें रखना है अपने पास, मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनसे शादी करनी है, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। अब से लेके बचपन तक मैं उन्हीं के सपने देखता आया हूँ, वही मेरे साथ रहेंगे। अगर वो ऐसे चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। हाँ नहीं नहीं विजिंग तुम्हें कुछ तो करना होगा, बिल्कुल तुम्हें कुछ करना होगा, तुम ऐसे नहीं रह सकते उसके बिना। तभी वीजिंग का जो रूम था वहाँ पर डोर पे नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है तो वहाँ पर मैडम ये थी। मैडम ये बोलती क्या हुआ तुम्हें, हाँ ऐसे क्यों कर रहे हो, जाओ खाना बनाओ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ एंड वो जल्दी से अपनी आंखों को साफ करता है और उसके बाद वो नाइट का खाना बनाने लगता है। और बस ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद जो शुजंग था वो घर पर आता है एंड वो सभी को इन्वाइट करता है। वो जा रहा है आज से 5 दिन के बाद, तो वो सबको यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आए, एक छोटी सी पार्टी हो रही है। उसके बाद वो चला जाएगा। तो आप सभी इन्वाइटेड हैं एंड वो विजिंग के पास आता है और बोलता है विजिंग तुम भी इन्वाइटेड हो, तुम भी आओगे ना। विजिंग बोलता हाँ मैं हाँ हाँ आऊँगा। इसके बाद वो खुश होते हैं और बोलते हैं स्वीट एंड ये बोलकर वो विजिंग की सर पर पैट करता है और विजिंग को बहुत अच्छा लगता है। जब शूयांग उसे टच करता है, उसके बालों को रफल करता है, विजिंग का दिल एकदम खुश हो जाता है। और ऐसे ही करके शूयांग वहाँ से चला जाता है। शूयांग के जाने के बाद वहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि ये तो अच्छा है, पार्टी हो रही है एंड हम लोग जाएंगे। शूयांग जा रहा है, काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन के वो वापस आएगा, बहुत अच्छी बात है। सब लोग खुश थे एंड इसके बाद वो लोग ऐसे ही टाइम बिता देते हैं। एंड आज वही डे था जिस दिन शू यांग जाने वाला था एंड उनके घर में एक छोटी सी पार्टी थी शू यांग के जाने पर। तो सभी लोग वहीं पर थे एंड जो जैंग फैमिली थी वो रेडी हो रही थी। सभी लोग रेडी हो जाते हैं एंड मैडम यू ने वीयिंग को जाने के लिए अलाउ कर दिया था क्योंकि वो जानती थी वीयिंग शुयांग को पसंद करता है। उन्होंने देखा था कि किस तरह वीयिंग शुयांग को देखता है और इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता था। वो वीयिंग को वैसे नफरत नहीं करती थी, बस थोड़ा सा करती थी। बट जब से वीयिंग उनकी फैमिली में आया था तब से उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस तरक्की मिल रही थी। वीयिंग का आना उनकी फैमिली में गुड लक था, जिसके बाद उनकी फैमिली बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी। और दूसरा उन्हें काफ़ी तारीफ भी मिल रही थी लोगों से, क्योंकि चैरिटी तो सभी करते हैं बट किसी और के बच्चे को अपने घर पे रखना, बड़ा करना एंड इसी वजह से उन्हें और भी तारीफ मिलती थी लोगों के सामने। काफ़ी अच्छी उनकी इम्प्रेशन बन चुकी थी, एकदम काफ़ी अच्छा उनका रुतबा बन गया था सबके सामने कि भी बहुत अच्छा है। मतलब चैरिटी में सभी दे देते हैं बट ऐसे किसी के बच्चे को बड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए तो मैडम जो ज़्यादा नहीं दिखाती थी, हाँ वो कभी कभी गुस्सा कर लेती थी, बस नॉर्मली वे में करती थी, ज़्यादा नहीं। जब वो देखती हैं वीगिंग को, वो समझ जाती हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है चला जाएगा। एंड वीजिंग भी रेडी होता है। वीजिंग आज बहुत सुंदर सा रेडी होता है। वीजिंग ने ब्लैक एंड रेड कलर का कोट पहना हुआ था जो कि बहुत सुंदर था। वीजिंग अपने बालों को भी सेट करता है एंड ये उसे जो है ना जैंग फेंग मैंने ला कर दिया था। तो वीजिंग बहुत हैप्पी था। वीजिंग मिरर में देख रहा था, तभी डोर पर नॉक होता है। वीजिंग जाकर ओपन करता है तो यानली थी। यानली बोलते ओ माय गॉड वीजिंग क्या बात है, तुम बहुत प्रिटी ओमेगा हो। वीजिंग बोलते सच में शीजे मैं अच्छा लग रहा हूँ। ये सुनने के बाद यानली बोलते बिल्कुल तुम बहुत अच्छे लग रहे हो वीजिंग, चलो आज तो सच में तुम सभी को घायल ही कर दोगे। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और वो वहाँ से फिर चला जाता है।
सभी लोग बाहर आते हैं। मैडम व्यू देखती हैं वीजिंग को एंड हाँ वाकई वीजिंग बहुत सुंदर लग रहा था, वो कुछ नहीं बोलती एंड मुंह बनाती है अपना नॉर्मली। जियांग फेंगमैन बोलते हैं वीजिंग तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो। वीजिंग तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत अच्छा अल्फा लेके आना होगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलते वो तो वो बोलते कि हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। एंड फिर इसके बाद सभी कार में जाते हैं और बैठ जाते हैं। जो शुयांग की फैमिली थी उनका जो शुयांग का घर था वो पूरा डेकोरेट कर दिया गया था, उनका मैंशन। एंड धीरे धीरे गेस्ट भी आ रहे थे, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे, थोड़े थोड़े आ रहे थे क्योंकि ये बस एक छोटी सी फैमिली वाली पार्टी बोल सकते हैं। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं एंड सभी लोग नॉर्मली में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे एंड डांस वगैरह भी हो रहा था थोड़ा बहुत। जो शुयांग था वो मतलब अपने फ्रेंड से मिल रहा था एंड सब बातें कर रहा था। वी जिंग बोलता है मुझे मुझे उन्हें बताना होगा, वो चले जाएंगे, वो चले गए तो हाँ बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं ये नहीं हो सकता। तभी वी जिंग जो है ना वो आता है एंड देखता है और वो शुयांग के पास जाता है धीरे से और बोलता है "गग, मुझे मुझे आपसे बात करनी है"। शुयांग बोलता हाँ ओके मुझसे बात करनी है, ठीक है चलो"। एंड फिर वो वी जिंग के साइड में लेके आता है क्योंकि म्यूजिक चल रहा था जिस वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। एंड वो साइड में लेके आता है और बोलता बोलो तुम्हें क्या बात करनी है"। वी जिंग बोलता है "गग, वो मैं मैं आपको बहुत बहुत पसंद करता हूँ, आप प्लीज़ अब मत जाइए ना प्लीज़"। ये सुनकर शुयांग बोलता व्हाट क्या बोल रहे हो वीजिंग तुम। वीजिंग बोलता काका आई लव यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ अब मत जाइए ना। शुयांग बोलता वीजिंग तुम मजाक कर रही हो ना, है ना। तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह जैसे थे एंड मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा वीजिंग। और तुम मुझसे 5 साल छोटे हो, मैं तुम्हारे बारे में ये सब नहीं सोच सकता। और दूसरा वीजिंग मैं बस अपने काम के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ वीजिंग। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ नहीं आप मेरी हेल्प कर देते, मेरे पास रहते थे, जब भी मुझे चोट लगती थी आप मुझे समझाते थे, मुझे स्टडी करवाते थे, आप मेरे पास रहते थे। हाँ आप ये क्या बोल रहे हैं गगा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ गगा, गगा आई लव यू, गगा आई लव यू, प्लीज़ प्लीज़ मैरी मी। ये सुनने के बाद शुयांग बोला वीजिंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, सच में वीजिंग मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, हाँ मैं तुम्हारी टेक केयर करता हूँ, तुम बहुत प्यारे हो, पसंद भी हो मुझे। बट वीजिंग एक मैरिज वाला प्यार करने में, लवर वाला प्यार करने में और एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करके प्यार करने में बहुत बड़ी बात होती है वीजिंग। मैं तुम्हें एज अ लिटिल मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। मैं बोलता गगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा मत बोलिए गगा, गगा नहीं। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता वीजिंग मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं शायद कल ही चला जाऊँगा, उसके बाद शायद 5 साल के बाद वापस आऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला वीजिंग। तुम मेरे लिए एक छोटे बच्चे की तरह ही हो और कुछ भी नहीं वीजिंग, समझो। वीजिंग बोलता नहीं मैं आपसे प्यार करता हूँ, नहीं नहीं क्योंकि आप छोड़ के नहीं जा सकते। वो शुयांग बोलता है वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बोलकर शुयांग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बोलता हाँ वो मुझे छोड़ के चले गए, नहीं मैं क्या करूँ, हाँ नहीं वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वीजिंग इधर उधर देखता है एंड तभी उसे नज़र आता है एक ग्लास। वीजिंग वीजिंग पूरी तरह से पागल हो गया था। वीजिंग बोलता नहीं मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैंने अपनी लाइफ में एक इंसान को प्यार किया है और वो आप हो, आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर, और आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। हाँ नहीं, हाँ मुझे नहीं छोड़ के जा सकते, हाँ हमेशा हमेशा के लिए आप चले गए, नहीं नहीं। वीजिंग बस इधर उधर कुछ देखता है एंड उसे मिल जाता है। वीजिंग तुरंत ही जाता है और जाकर तुरंत ही जो बोल सकते हैं फूड वगैरह वहाँ पर रखा जाता है, वहाँ पे वाइन का ग्लास रखा हुआ था। वीजिंग उसे उठाता है एंड उसे वहीं पे टेबल पर मारता है और वो टूट जाता है। वीजिंग तुरंत ही अपने हाथ को कट करता है एंड वीजिंग रोता और बोलता नहीं मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे मुझे नहीं जीना, मैं गगन से बहुत प्यार करता हूँ। और ये बोलकर वीजिंग जो है ना वहीं नीचे गिर जाता है। वीजिंग के हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है एंड जो मतलब चीज़ से वीजिंग ने अपने हाथ को कट किया था वो बहुत ही शार्प था एंड बहुत ही झटके में वीजिंग के हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। एंड वीजिंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है एंड वहीं बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं 5 मिनट के बाद का सीन। जो एक वेटर था वो जैसे वाइन का ग्लास लेने के लिए आता है वो शॉक और बोलता है ये क्या हो गया, हाँ। एंड वो चिल्लाते हुए जाता है और बोलता है वहाँ पर किसी के हाथ से कौन निकल रहा है, किसी ने अपने आप को मारने की कोशिश की। और जैसे ही सब लोग ये सुनते हैं एकदम शॉक। जियांग चैंग सब लोग देखते और बोलते कि क्या बोल रहे हो तुम। तो वो वेटर बोलता है वहाँ पर एक लड़का है रेड एंड ब्लैक कपड़ों में, वो गिरा हुआ है और उसके हाथों से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा, वो बेहोश हो गया है। और ये सुनने के बाद शू यांग शॉक एंड उसे पता है ये कपड़े वीजिंग ने पहने हैं। वो फिजिंग एंड वो भागता है वहाँ से
जियांग चैंग सभी लोग वहाँ पर आते हैं एंड देखते हैं वी जिंग के हाथों से खून निकल चुका था बहुत ज़्यादा एंड वो बेहोश था। जियांग चैंग तुरंत ही बोलते वी उठो। सभी लोग घबरा जाते हैं। शू यांग तुरंत ही वी जिंग के पास आता है और बोलते वी एंड वो देखता है वी जिंग की हालत को, वो डर जाता है। जियांग चैंग तुरंत ही उसे गोद में लेता है और वहाँ से भागता है बाहर की ओर। तुरंत ही जो कार थी उसे रेडी की जाती है। शू यांग तुरंत ही बैठ जाता है कार में एंड जियांग चैंग पीछे बैठता है, याली भी बैठती है एंड मैडम यू भी शॉक थी एंड जियांग फेंगमैन भी वो भी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जो शू यांग के मॉम डैड थे वो भी मतलब शॉक थे, ऐसे कैसे इस बच्चे ने एंड दिख रहा था क्योंकि वीजिंग के हाथ में दूसरे हाथ में जो कांच था उसका टुकड़ा था एंड हाथ लग रहा था उसने खुद ही कट किया है। वहीं जो जियांग फिंगमैन थे वो बोलते ये क्या कर लिया इसने, ये पागल था क्या, ये क्या कर रहा था वहाँ पे। हाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम ये बोलती है सच में इसका दिमाग खराब हो गया है, कैसे कर सकता है ये, हम पर इल्ज़ाम लगाना चाहता है क्या। जियांग फिंगमैन बोलते यू तुम चुप करोगी, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये बोलकर वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगते हैं। हम देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन, विजिंग को हॉस्पिटल लाया गया था एंड उसके बाद विजिंग को मतलब अंदर लेके जाया जाता है एंड विजिंग का ट्रीटमेंट किया जाता है। शू यांग सदमे में था और खड़ा हुआ था बस एकदम चुपचाप। जियांग चैंग आता है और बता वो ठीक तो हो जाएगा ना। तभी जियांग फेंगमैन और सब लोग भी आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं विजिंग कैसा है, तो वो बोलते डॉक्टर ट्रीट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, विजिंग ने जिस हिसाब से कट किया था उससे लग रहा था विजिंग ने जानबूझकर अपने हाथों को काटा है, वो सुसाइड कर रहा था, बट क्यों, कि क्या हो गया। हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी फैमिली एकदम सदमे में थी। थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर थे वो आते हैं और बोलते हैं हमने उन्हें ट्रीट तो कर दिया है, उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो हमें उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ा। और सच में जैसे देख के लग रहा है कि उन्होंने खुद किया है ये, वो खुद क्यों करना चाहेंगे ये सब। आई थिंक उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा, ये डिप्रेस थे या किसी चीज़ की वजह से उन्होंने किया है। शू यांग बस हैरानी से देख रहा था। जियांग चैंग आता है और बोलता है शू यांग मैंने तुम्हें वीइंग के साथ जाते हुए देखा था। हाँ वो बताओ मुझे कि क्या हुआ है, उसने कि क्या किया तुमने। शू यांग बोलता है मैंने मैंने कुछ नहीं किया। वो वीइंग ने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, वो मुझसे प्यार करता है। मुझे नहीं पता था उसके मन में ये फीलिंग आ जाएंगी मुझे लेकर। मैंने 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 वीइंग से कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, वो मेरे लिए एक छोटे बच्चे की तरह है। मैंने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा। शायद वीइंग ने गलत समझ लिया मेरी केयर को, मेरे प्यार को। उसने गलत समझ लिया। उसने जब मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझसे प्यार करता है, तो मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं बस उसे एज अ लिटिल ब्रदर ट्रीट करता हूँ शायद, आई थिंक सो, बट मैं उसे प्यार नहीं करता इसके लिए मैं श्योर हूँ। और मैंने जैसे ही उसे मना किया उसके बाद वो पता नहीं कि कैसे मैं चला गया था वहाँ से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या क्या सोच लिया मेरे प्यार टेक केयर को। एंड मैं बस विशिंग को पता अगर वहाँ से आ गया उसके बाद शायद उसने ये कदम उठा लिया। जहांग चैंग बोलता व्हाट, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, वो बच्चा है। हाँ सच में शुजांग तुम भी ना। शुजांग बोलते हैं मुझे मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से इसने अपने आप को मारने की कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शू यांग जो है ना वो वहीं पर बैठ जाता है। जियांग चैंग बोलता है तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए था, तुम्हें उसे गुस्सा करके और छोड़ के आ गए। शू यांग बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। यान ली बोलती है काम डाउन, हमें वीजिंग को समझाना होगा, वो बच्चा है। एंड अगर इस टाइम एज में हम किसी को पसंद कर लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है जब कोई रिजेक्ट कर देता है हमें। एंड हाँ हम कभी समझ ही नहीं पाए वीजिंग जैसे शू यांग के लिए सब कुछ करता था, हर एक चीज़ को। अब हमें समझ आ रहा है वो वीजिंग उससे प्यार करता था तब वो करता था। अब शू यांग भी धीरे धीरे याद करने लगता है वीजिंग की सारी चीज़ों को, अब से लेके तब तक जब से वो छोटा था 5 साल का था तब से वो 15 साल का हो गया। बट अभी भी हाँ वो काफ़ी बार बोलता था, बट शू यांग उसकी बातों को ना हल्के में ले लेता था ऐसा बच्चा समझ के। बट अब उसे हो रहा है, समझ आ रहा है। शू यांग बोलता है अच्छा होता मैं वीजिंग को पहले ये क्लियर कर देता, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं देखिए उन्हें होश आ रहा है, आप प्लीज़ उनसे ध्यान से पेश आइएगा और उनकी मेंटल कंडीशन हमें देखने के बाद लग रहा है कि ठीक नहीं है, प्लीज़ उन्हें संभालिएगा। और जैसा कि आपने बताया रीज़न क्या है, तो मुझे लगता है कि आपको उसे बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा, क्योंकि अगर एक बार वो कोशिश कर सकते हैं तो दूसरी बार हिचकिचाएंगे नहीं अपने आप को हर्ट करने में। प्लीज़ आप उन्हें ध्यान से ट्रीट करिएगा। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर सभी फैमिली जो है ना वो धीरे धीरे करके अंदर आती है एंड मैडम यू भी थी, जियांग फिंगमैन आते हैं एंड वीजिंग स्लोली स्लोली अपने आइज़ ओपन करता है एंड एक नर्स थी वो चेक कर रही थी वीजिंग को। वीजिंग आइज़ ओपन करता है एंड देखता है अपने सामने शू यांग को। शू यांग खड़ा हुआ था, उसकी आंखें रेड थी रोने की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से विजिंग ने मारने की कोशिश की। ऑब्वियसली शू यांग प्यार करता है विजिंग को एज ए लिटिल ब्रदर, वो ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता है उसे। एंड उसी की वजह से विजिंग ने अपने आप को मारा। हाँ वो बहुत ही डर गया था। जियांग चैंग आता है और बोलता वी क्या किया तुमने, हाँ
तभी जैंग फेंगमैन आते हैं और बोलते हैं जैंग चुप हो जाओ। जैंग चैंग चुप हो जाता है। जैंग फेंगमैन वीजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं वीजिंग बच्चा तुमने ये क्या किया। हाँ, वीजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जैंग फेंगमैन बोलते हैं बेटा तुमने एक बार भी सोचा ये सब करने से पहले। हाँ, हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुम जानते हो मैं अपने फ्रेंड को क्या क्या मुंह दिखाता मरने के बाद कि मैंने उसके बच्चे का ख्याल नहीं रखा। हाँ, वीजिंग रो रहा था। तभी वो बोलते हैं तुम कुछ नहीं करोगे ऐसा, ठीक है। मैडम ये बोलती हैं तुमने ये सब क्यों किया। हाँ, एंड वो बहुत ही रूड टोन में बोलती हैं। जैंग फेंगमैन बोलते हैं यू चुप कर जाओ तुम। मैडम भी चुप हो जाती हैं एंड वो चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। यानली आती और बोलती है आशियन तुम मुझे बता सकते थे। हाँ, पर तुमने ये कदम क्यों उठाया। वीजिंग देखता और बोलता मैं शुयांग गगन से वो बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं रह पाऊंगा उनके बिना। मैं नहीं रह पाऊंगा। और ये बोलकर वो रोने लगता है और वीजिंग को पेन होने लगता है। तभी नर्स बोलते प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन हो जाइए आप। हाँ, एंड वो तुरंत ही वीजिंग को इंजेक्शन देती है जिसके बाद वीजिंग आइस बंद करता है और उसे नींद आ जाती है। देखती हैं वो और बोलती प्लीज़ आप पेशेंट को स्ट्रेस मत दीजिए, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसके बाद जैंग फेंगमिन बोलते हैं मैं यहीं रुकता हूँ, प्लीज़ आप सब लोग चले जाइए, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा वीजिंग को, समझाने की कोशिश करूँगा। यान ली बोलती है डैड मैं रुकती हूँ। तो बोलते कि नहीं बेटा तुम मत रुको, तुम घर जाओ आराम से रेस्ट करो, मैं हूँ यहाँ पे। वो देखती है और डॉक्टर फिर वीजिंग को ट्रीट करने के बाद चला जाता है एंड जैंग चेंग यान ली शुयांग सब चले जाते हैं अपने घर। बट शुयांग सदमे में था अभी भी कि उसे उसकी वजह से किसी ने अपने आप को मारने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी बात है और वो बहुत ही सैड हो गया था। उसका दिमाग खराब हो रहा था, काम करना बंद कर रहा था सच में दिमाग। ऐसे ही करके जो है ना नाइट बीत जाती है एंड वीजिंग को नींद का इंजेक्शन दिया गया था जिस वजह से वीजिंग उठा नहीं। एंड हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग को वीजिंग आइज ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद वो देखता है जैंग फेंगमैन वहीं पे थे। वो बोलते हैं तुम ठीक हो बेटा। वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। एंड फिर उसके बाद वीजिंग को वह खाना वगैरह खिला देते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद वहाँ से वीजिंग के डिस्चार्ज पेपर हो जाते हैं एंड जो जैंग फेंगमैन थी वो वीजिंग को वापस जैंग मैंशन लेकर आते हैं। वीजिंग को लाकर वो सोफे पर बिठाते हैं और उसके बाद बोलते तुम ठीक हो बेटा। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। तो जैंग फेंगमैन बोलते बेटा समझने की कोशिश करो। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वीजिंग चुपचाप था, इन सब की बातें सुन रहा था बट वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बोलता मैं गगा के बिना नहीं रह सकता हूँ। तभी शुयांग आता और बोलता वीजिंग पीछे पलट कर देखता बोलता गगा गगा प्लीज़ प्लीज़ शादी कर लो मुझसे। गगा प्लीज़ मेरी मी मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शुयांग वीजिंग को दूर करता है और बोलता वीजिंग देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वीजिंग बोलता नहीं मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे आपसे शादी करनी है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता गगा। शुयांग बोलता वीजिंग समझो। बट तभी यानले भी आती है और बोलते वीजिंग क्या कर रहे हो तुम। हाँ, समझो प्लीज़, समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हो सकता है, उसने कहा ना वो तुमसे प्यार नहीं करता है। वीजिंग तुम ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते हो। वीजिंग बोलता नहीं मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मैं क्या करूँ। तो यानली बोलती वीजिंग क्या कर रहे हो तुम, ऐसे पागलपनों की हरकतें मत करो। हाँ, वीजिंग बोलता हाँ मैं पागल हूँ। वीजिंग बस चुपचाप करके इधर उधर देखने लगता है। तभी वीजिंग को नज़र आता है एक नाइफ जो कि वहीं टेबल पर रखा हुआ था फ्रूट्स काटने के लिए। वीजिंग जैसे ये देखता है वीजिंग तुरंत ही उसे उठाता है एंड दूर होते हुए बोलता है हाँ अगर गगन शादी नहीं की तो तुम्हें मैं मार डालूंगा अपने आप को। हाँ, मैं मार डालूंगा। ये देख कर जैंग फेंगमैन शॉक। वो बोलते हैं वी क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है। वीजिंग बोलता है हाँ अगर गगन ने शादी नहीं की तो मैं मार डालूंगा अपने आप को। मुझे नहीं पता गगन, मुझे शादी करो गगन प्लीज़। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किसी से प्यार किया है और आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। वीजिंग मतलब पागलों की तरह या बोलें कि एकदम अजीब तरह से बिहेव कर रहा था क्योंकि वीजिंग के अंदर डर बैठ गया था। वीजिंग ने अपने माता पिता से प्यार किया, वो उसे छोड़कर चले गए एंड वीजिंग अब इसके बाद शुयांग को जाने नहीं दे सकता है क्योंकि वीजिंग बचपन से शुयांग को प्यार करता आया है और अब वो उसे जाने कैसे दे सकता है। पहली बार शुयांग इस घर में यानली एंड शुयांग ही दोनों थे जो उसे अच्छे से ट्रीट करते थे, उसे बहुत सारी चीज़ें बताते थे। बाकी के तो शायद उससे दूर रहते थे, जैंग चेंग दूर रहता था एंड जैंग फेंगमैन तो ज़्यादा रह ही नहीं पाते थे क्योंकि वो अपने बिजनेस टूर वगैरह की वजह से ज़्यादातर बाहर रहते थे। बट एक शुयांग ऐसा पर्सन था जो वीजिंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था एंड वीजिंग को उससे प्यार हो गया था एंड अब उसी के लिए ये बात बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा। एंड अब इतना बुरा हो रहा था यहाँ पे
कि क्या ही बोले। वी यिंग बिल्कुल अपने हाथों को बोलता है काटने की कोशिश करते हुए, बोलता है अगर गगन ने शादी नहीं की तो मैं काट डालूंगा। शू यांग बोलता है वी यिंग प्लीज ऐसे मत करो। वी यिंग बोलता नहीं, हाँ आप हाँ बोलिए, या मैं अपने आप को मार डालूँ। वी यिंग तुरंत ही जो हाथों के ऊपर बैंडेज बंधी हुई थी जो वी यिंग ने मतलब खोल के इस पे दोबारा जहाँ पे स्टिचेस वगैरह लगे हुए थे, वी यिंग दोबारा से उनमें से एक धागे को कट करता है और वी यिंग को दर्द होता है। शू यांग बोलता नहीं, वीजिंग बोलता है हाँ या ना। सभी फैमिली डरी हुई थी एंड वीजिंग को देख रही थी। मैडम जी बोलते चुप करो तुम, क्या करे बकवास, ये नीचे रखो। तो बोलता नहीं, मुझे नहीं करने, मुझे नहीं पता, मुझे शुजांग अंकल गगन चाहिए, गगन चाहिए। और ये बोलकर वो एकदम अपने हाथों को जो दो और स्टिचेस थे उन्हें कट कर देता है। ये देखकर शुजांग एकदम रोने लगता है और बोलता ठीक है तो तुम शादी करना चाहते हो ना, ओके ओके ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ वीजिंग, मैं शादी करूँगा तुमसे, ठीक है शादी करूँगा तुमसे। ये सुनने के बाद भी यंग बोलता आप करोगे ना, सच सच में प्रॉमिस करो मुझसे शादी करोगे। शिवजंग बोलता हाँ मैं करूँगा। विजंग प्लीज चाकू नीचे रख दो। विजंग बोलता नहीं, हाँ आपने झूठ बोला तो, आपने झूठ बोला तो। शिवजंग बोलता नहीं मैं करूँगा विजंग, तुम्हें शादी करनी है ना, ठीक है मैं कर लूँगा तुमसे, ओके मैं कर लूँगा विजंग, कर लूँगा, प्लीज़ इसे नीचे रख दो। ये सुनने के बाद भी यूँ बोलता प्रॉमिस मी, हाँ आप शादी करोगे, वरना यहाँ पर चाकुओं की कमी नहीं है एंड मुझे अपना हाथ काटने के लिए कुछ भी मिल जाएगा गगा, कुछ भी मिल जाएगा। शू यांग नीचे बैठ घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है ठीक है विजिंग, मैं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ विजिंग, तुमसे शादी करूँगा, ठीक है। विजिंग बोलता पक्का ना। शू यांग बोलता हाँ मैं करूँगा विजिंग। और ये बोलकर वो देखता है विजिंग को। विजिंग बोलता तो ठीक है एंड वो तुरंत ही चाकू फेंक देता है। तुरंत ही जो जैंग फेंकने दिखाते हैं और बोलते तुम पागल हो गए हो क्या, हाँ। वो विजिंग का हाथ देखती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी थी। वो तुरंत जानली डॉक्टर को कॉल करो। जानली फिर डॉक्टर को बुलाती है एंड मैडम यू भी देख रही थी एंड उन्हें भी बुरा लग रहा था सच में थोड़ा सा विजिंग के लिए कहीं ना कहीं। एंड जो शुजांग था वो हाँ बोल चुका था। जियांग चेंग शुयांग को देखता है और उसके बाद वो वीजिंग को रूम में लेके जाता है उसके एंड डॉक्टर को बुलाया जाता है। थोड़ी देर के बाद आकर डॉक्टर फिर से वीजिंग को ट्रीट करते हैं एंड वीजिंग के बैंडेज वगैरह की जाती है, मेडिसिन वगैरह दी जाती है और वीजिंग सो जाता है। इसके बाद अब पूरी फैमिली बाहर बैठी हुई थी। जियांग चेंग देखता है और बोलता है क्या तुम सच में शादी करोगे वीजिंग से। जियांग चेंग शुयांग को पूछता है। शुयांग बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उससे शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं मेरी वजह से उसकी जान खतरे में डालना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता वो मर जाए, मुझे करना होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे नॉर्मली उससे शादी कर लेनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में नहीं। हाँ हमारी शादी। ये सुनने के बाद बोलते क्या, तो मैडम जी बोलते नहीं शादी होगी तो लीगली होगी। ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता है हाँ ठीक है इट्स ओके, मैं बीजिंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ, करिए आप लोग तैयार है, मैं जाने से पहले शादी करना चाहता हूँ। और हाँ मैं विकी को 5 साल के बाद ही लेके जाऊँगा। ये बोलने के बाद मैडम जी बोलती व्हाट, बट क्यों। शुयांग बोलता है क्योंकि मैं अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि विजिंग मेरे घर पे रहे फिलहाल के लिए, क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो हो सकता है मेरे जाने के बाद विजिंग को मिस ट्रीट करे और मैं नहीं चाहता विजिंग को कोई मिस भी ट्रीट करे। विजिंग आपके साथ प्यार करता है, आपकी फैमिली में रहता है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो मतलब आप लोगों का खाना खाएगा फ्री में तो कोई बात नहीं, मैं हर मंथ वीजिंग के लिए पैसे भेजता रहूँगा। ये सुनने के बाद जियांग फेंगल बोलती क्या बोल रही हो बेटा तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ वीजिंग हमारा बच्चा है, इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड फिर वो बोलते बट तुम्हारी फैमिली। तो शुयांग बोलता है मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा, उन्हें मनाऊँगा। इसके बाद शुयांग बोलता है मैं आपको कल सब प्रिपरेशन करने के बाद बुला लूँगा, क्योंकि मुझे आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे अपनी टिकट को कैंसिल करवाना होगा, बट मैं 2 दिन के बाद जाऊँगा एंड मैं चाहता हूँ तब तक मेरी और विजिंग की शादी हो जाए। इसके बाद वो बोलते ठीक है। शुजांग फिर वहाँ से चला जाता है। शुजांग कार में था एंड उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बोलता है मुझे ये करना ही होगा, शायद विजिंग तुम 5 साल के बाद सब भूल जाओगे, वक्त सब भुला देता है विजिंग, और मुझे ये तुम्हारी जान बचाने के लिए करना होगा। बट अब मैंने प्लान किया था मैं 5 साल के बाद आऊँगा, बट विजिंग शायद अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा और तुम 1 साल 2 साल बस तुम याद रखोगे, उसके बाद भूल जाओगे मुझे। और ये बोलकर वो चला जाता है यहाँ से। शुजांग घर आता है अपने एंड अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करता है। ये सुनने के बाद जो शुजांग की मॉम थी वो बोलती व्हाट, ऐसा नहीं हो सकता, वो मिडिल क्लास ओमेगा मिडिल क्लास, हाँ, वो तो अनाथ है, हम उसे नहीं अपनाएंगे, वो हमारे स्टैंडर्ड का भी नहीं है। बट शुजांग बोलता मॉम प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, वो बहुत प्यारा बच्चा है। मैडम जो शू थी वो बोलती बिल्कुल नहीं, मैं उसे अपने बेटे का ओमेगा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मुझे वो बिल्कुल गवारा नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। शुजांग अपने फादर को देखता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ डैड मनाइए ना इन्हें। तो वो बोलता है कि ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारी मॉम को मनाऊंगा। एंड वो बच्चा काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा था कल उसे पार्टी में। मैं खुश हूँ बेटा कि तुम इतने अच्छे से ओमेगा से शादी कर रहे हो।
और वैसे भी तुम बिज़नेस के लिए जा रहे हो तो शादी करके ही चले जाओ, अच्छा होगा। कोई बात नहीं, मैं एग्री करता हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को मना लूँगा। तभी जो शुयांग की बहन थी वो बोलती है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है गगा, आप शादी कर रहे हो। देखने में वो ओमेगा क्यूट है, बट आपको नहीं लगता आपसे छोटा है बहुत ज़्यादा? ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, वो मुझसे 5 साल छोटा है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सारी प्रिपरेशन होने लगती है एंड शुयांग की मम भी मान गई थी एंड मैडम ये खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, उनके घर से ये बुला जा रही है। एंड थोड़ी बहुत वो वैसे भी खुश थी, कोई बात नहीं। बट हाँ, थोड़ी सी सैड भी थी क्योंकि उनकी वजह से जो गुड़ लेकर आया था उनके घर में कहीं वो चला ना जाए, इसीलिए। एंड वीजिंग को बताया जाता है कि पूरी फैमिली मान चुकी है एंड पूरी तरह से बोल सकते हैं कि सब लोग रेडी हैं। एंड नेक्स्ट डे वीजिंग के घर जो वेडिंग के कपड़े थे वो भिजवा दिए जाते हैं एंड ये बिल्कुल सिंपल सी वेडिंग थी, दोनों ही फैमिली के बीच में होने वाले थे नॉर्मली। फिर वहाँ से वीजिंग को रेडी वगैरह किया जाता है वेडिंग के लिए। वीजिंग बहुत खुश था आज एंड वो इतना खुश था कि वो अपनी खुशी में सब कुछ भूल गया था। वीजिंग को थोड़ी देर के बाद यान लेने के लिए आती है और बोलती है, आशियन तुम खुश तो हो ना? वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ शुजी, मेरी शादी मेरी गग्गा से हो रही है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। यानली बोलती है कि हाँ हम जानते हैं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो वीजिंग, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये गलत कर रहे हो? वीजिंग बोलता हाँ। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, चलो मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम खुश हो। इसके बाद वीजिंग को बाहर लाया जाता है और वहाँ से सब लोग शू मैंशन जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सभी रिचुअल्स होते हैं, शुयांग भी वहाँ पर मौजूद था एंड वीजिंग और शुयांग की वेडिंग वहाँ पर कंप्लीट होती है। वेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर शुयांग वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग मैंने तुमसे शादी कर ली, तुमने मुझे शादी के लिए कहा था ना, मैंने कर ली, बट तुम्हें मेरा 5 साल इंतज़ार करना होगा। मैं कल अब्रॉड जा रहा हूँ स्टडी के लिए, बिजनेस स्टडी के लिए, तो तुम क्या मेरा 5 साल इंतज़ार करोगे ना वीजिंग? तुमने शादी करने के लिए कहा, मैं चला गया, अब तुम्हें तुम्हारा ही होना है ना वीजिंग? वीजिंग बोलता है, हाँ मैं कर लूँगा इंतज़ार आपका। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता हाँ एंड थोड़ी देर के बाद जैंग फैमिली चली जाती है। जैंग फैमिली के जाने के बाद वीजिंग को शुयांग के रूम में लाया जाता है। रूम में लाने के बाद वीजिंग बैठ जाता है और जो शुयांग की मॉम थी वो तो गुस्सा थी, उन्हें पसंद नहीं था, बट उन्हें अपने बच्चे एंड तीनों लोगों के आगे झुकना ही पड़ता है। बट उन्हें वीजिंग बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि उनकी स्टेटस का ही नहीं था एंड उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ रास ही नहीं आई थी। बट फिर भी लोगों को दिखाने के लिए उन्हें थोड़ी सी स्माइल तो करनी ही पड़ जाती है। ये सब सुनने के बाद उन्हें तो गुस्सा आ रहा था कि कैसे कैसे, हाँ बिल्कुल भी सही नहीं है ये, और वो बहुत ही गुस्सा भी थी इन सब चीज़ों की वजह से। वीजिंग रूम में था। थोड़ी देर के बाद शुयांग आता है एंड आकर वो देखता है वीजिंग बैठा हुआ था एंड उसके फेस पे वेल था। वीजिंग बस थोड़ा सहमा हुआ डरा हुआ था कि आज उनकी वेडिंग नाइट होगी और वीजिंग बस वेट कर रहा था। जैसे वीजिंग को लगता है शुयांग आ गया तो वीजिंग के एकदम से हाथ है ना कांपने लगते हैं क्योंकि उसे पता है वेडिंग के बाद उसने सर्च किया था क्या क्या होता है, और ये सब सोच कर वीजिंग शर्मा रहा था बहुत ही ज़्यादा। वीजिंग को बहुत ही शर्म आ रही थी। थोड़ी देर के बाद शुयांग आता है वीजिंग के पास एंड वो वीजिंग के वेल का वेल हटाता है। उसके बाद वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या सच में? शुयांग बोलता है, हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो वीजिंग, पर तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। वीजिंग बोलता है, क्या प्रॉमिस करना है गगा? शुयांग बोलता है, वीजिंग अभी तुम सिर्फ 5 साल आई मीन 15 साल के हो, तुम अभी अपने लीगल एज में नहीं आए हो, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ। तुम समझ रहे हो ना वीजिंग, तुम जब लीगल एज के हो जाओगे तभी करूँगा। क्या तुम 5 साल मेरा वेट कर लोगे? हाँ करोगे ना वीजिंग? वीजिंग बोलता हाँ पर 5 साल, मैंने आपका इतने साल वेट किया है, 5 साल, हाँ हाँ मैं कर लूँगा गगा, कोई बात नहीं, मैं आपको 5 साल भी वेट कर। आपने शादी कर ली यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और 5 साल तो क्या है, वो तो गुजर जाएंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं गगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। ये बोलकर वीजिंग शुयांग को गले लगा लेता है। शुयांग भी वीजिंग को गले लगाता है और वो अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है, मुझे मुझे तुम्हें बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। मैं क्या ही बोलूँ अब तुम्हें, तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और ये बोलकर वो बस चुपचाप देखता है वीजिंग को। थोड़ी देर के बाद जो शुयांग था वो बोलता है, जाओ अपनी कपड़े बदल लो, ठीक है? वीजिंग बोलता है, हाँ। एंड वीजिंग फिर उठता है और जाता है वॉशरूम में। वीजिंग को शुयांग कुछ कपड़े दे देता है। वीजिंग जाता है और बात वगैरह लेके बाहर आ जाता है। उसके बाद शुयांग बेड पर लेट जाता है एंड वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग आ चुका था। शुयांग वीजिंग को देखता है तो फिर वो उठता है, जाता है एंड वो खुद भी बात लेके बाहर आता है। वीजिंग रूम को देख रहा था। शुयांग आता है और बोलता है, एक काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, नहीं आप मुझसे बड़े हैं, आप यहाँ पे सो जाइए, मैं काउच पे सो जाऊँगा। कोई बात नहीं, अगर आप अभी मुझे टच नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी वेट करूँगा आपका। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है, ठीक है। इसके बाद शुयांग बेड पे सो जाता है एंड वीजिंग काउच पे सो जाता है।
एंड वह सोते हुए शुयांग को देख रहा था एंड उसे बहुत खुशी थी कि चलो कुछ भी हो बट शादी तो कर लेना शुयांग ने। अब शुयांग का है वीयिंग। वीयिंग स्माइल कर रहा था एंड पूरी रात वो सो ही नहीं पाता, अपने सामने अपने प्यार को देख रहा था वीयिंग, और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वीयिंग बस ऐसे ही शुयांग को देखते देखते सो जाता है। नेक्स्ट डे होता है। इसके बाद जो फैमिली थी वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी शुयांग को ड्रॉप करने के लिए, एंड वीयिंग भी शुयांग को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाने वाला था। वीजिंग भी रेडी होता है एंड इसके बाद शू यांग भी वीजिंग को एयरपोर्ट लेकर जाता है। शू यांग अपना लगेज वगैरह ले लेता है और उसके बाद वो बोलता है वीजिंग बाय। वीजिंग बोलता है मैं आपका वेट करूँगा, आप आएंगे ना वापस, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आएंगे ना। शू यांग बोलता है हाँ मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। और ये बोलकर वो वहाँ से अपना लगेज लेता है और अपने पेरेंट्स वगैरह सबको बाय बोलता है और वीजिंग को भी हक करता है और उसके भी फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद वो अपने फादर को बोल देता है वीजिंग को जियांग मेंशन छोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे वीजिंग यहाँ पे नहीं रहेगा। एंड जो शुयांग के फादर थे वो जानते थे कि जो शुयांग की मॉम है वो बिल्कुल भी वीजिंग को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगी, इसलिए वीजिंग का शू मेंशन में रहना ठीक नहीं होगा। एंड बात कर ली गई थी तो वेडिंग के बाद भी जो वीजिंग है वो शुयांग के फैमिली में नहीं रहेगा बल्कि जियांग फैमिली में ही रहेगा। इसके बाद वीजिंग वहाँ से वापस चला जाता है एंड जियांग जिंग वीजिंग को लेने के लिए आ चुका था। वीयिंग शुयांग को देख रहा था एंड वो जा रहा था। शुयांग पलट कर एक बार देखता है और बाय करता है। वीयिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शुयांग को देखते हुए बोलता है बाय हस्बैंड, मैं आपका वेट करूँगा, आपका ओमेगा आपका वेट करेगा। और ये बोलकर वो शुयांग को बस जाते हुए देखता है। उनके जाने के बाद फिर वो लोग बाहर आते हैं, जो वो हो सकते हैं एयरपोर्ट था उससे, फिर वो अपने कार में जाकर बैठ जाते हैं। वीयिंग को लेने के लिए जियांग चेंग आ गया था तो जियांग चेंग के साथ वीयिंग वापस जियांग मेंशन आ जाता है। एंड मैडम जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अब। वैसे भी ये वाला अब उनके घर में रहेगी बट कोई बात नहीं, गुड लक ही है बीजिंग तो उनके लिए। और दूसरा बीजिंग की शादी हो गई है तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। वहीं दूसरा हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी चुप हो गया था, बिल्कुल एकदम साइलेंट हो गया था एंड उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो पूरी तरह से एकदम जैसे फ्रस्ट्रेट होने लगा था, अंदर ही अंदर अपने आप घुट रहा था, किसी को कुछ भी नहीं बोलता था, बस अपने अंदर घुटता रहता था एंड उसकी आंखों से आंसू निकलते थे।